साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं विज्ञान विषय के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। और साइंस आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ने चल रहे हैं। तो साइंस का वीडियो पिछला आप लोगों ने देख लिया होगा। पाचन तंत्र हम लोग आज देख लें। पाचन तंत्र पिछला वीडियो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि साइंस जो कुछ चीज़ें आपको कठिन लगी होंगी थोड़ा आसान बन गई होंगी। हमने यही प्रयास किया है आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोग पढ़ लिख रहे हो और आप लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है सब समझते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ने चल रहे हैं और पाचन तंत्र पढ़ने चल रहे हैं तो पाचन तंत्र के बारे में आपको एक बता दें दोस्तों कि पाचन तंत्र पूरे जीव विज्ञान का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। थोड़ा लंबा भी होता है, हमको लग रहा है कि 2-3 ऑफलाइन क्लास में दो दिन तो लगता है इसको पढ़ाने में, 2 से 3 दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ हम प्रयास करेंगे दोस्तों कि आपको 2 छोटे वीडियो में 2 छोटे अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो पाचन तंत्र हम लोग शुरू करें। तो पाचन तंत्र दोस्तों, पाचन क्या होता है सबसे पहले तो उसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, फिर पाचन क्या है, पाचन होता क्या है। अब याद रखिएगा, जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब दोस्तों आप 2 बात यहां देख रहे होंगे कि जटिल अणु, ये देखिए 2 शब्द आपको मिला, जटिल अणु को सरल अणु में। भैया जटिल अणु क्या होता है, ये आप 2 शब्द मिल गया आपको, 2 शब्द आपको मिल गया ना। शब्द तो आपको और मिला है, एंजाइम भी है, एंजाइम। लेकिन एंजाइम के बारे में हम परिभाषा भी एंजाइम की करते हैं। पहले 2 चीज तो समझ लें कि भैया ये जटिल अणु क्या होता है। भाई जटिल अणु को सरल अणु में बदलने का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ आप सामान्य रूप से समझेंगे। जैसे हम आपको कहें, एक बात और आप समझिएगा, जो हमारा शरीर है दोस्तों वह कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बना है और आपको पता है कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग शरीर बनाते हैं। तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आपको पता है हमारा शरीर, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और कोशिका की परिभाषा होती है या हमारी कार्यात्मक इकाई भी होती है, कार्यात्मक इकाई भी होती है और निर्माणात्मक इकाई भी होती है, निर्माणात्मक इकाई भी होती है। तो आप समझिए कार्यात्मक इकाई और निर्माणात्मक इकाई, जैसे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारा शरीर चलता है तो हमारे शरीर को कौन चला रहा है, आप पढ़ रहे हैं ना, कार्यात्मक इकाई, यही कोशिका चला रही है। हमारे पूरे शरीर को यही कोशिका चला रही है। और जब कोशिकाएं हमारी थक जाती हैं तो हम बैठ जाते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं तो क्या दर्द होता है आपका, यही मांसपेशियां, और मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, इसी कोशिकाओं की बनी होती हैं। मांसपेशियां कोशिकाओं की बनी होती हैं। आप कुछ भी करिए, आंख एक कोशिका है, ब्लड एक कोशिका है, सब कुछ तो कोशिका है। यानी हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और इन्हीं कोशिकाओं को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, मोबिल की आवश्यकता होती है, वैसे कोशिकाओं को चलने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए, फैटी एसिड की आवश्यकता होनी चाहिए, ग्लूकोज की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये मिलेगा कैसे, इसी जब जटिल अणुओं को सरल अणु में बदला जाता है, तो इसी सरल अणु के पश्चात जो पदार्थ निर्मित होता है उसी को हमारी कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। जटिल पदार्थों को हमारी कोशिकाएं नहीं पहचानती हैं। फिर से समझिएगा, जटिल अणुओं को हमारी कोशिकाओं को कोई फायदा नहीं होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आपके सामने
एक बोरा गेहूं रखा है। आपके पास आटा नहीं है, आपके पास आटा नहीं है, आपके पास एक बोरा गेहूं रखा है। आपसे कह दिया जाए कि खा लीजिए, आप खाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं है, वो आपके अनुकूल नहीं है। सेम समझिएगा। अब समझ लीजिए आपको मिल गया आटा, रोटी बना के आपने खा लिया। रोटी आपने खा लिया तो क्या रोटी सीधा कोशिकाओं को मिलती है क्या? नहीं मिलती है। पाचन के पश्चात रोटी में जो क्या मिलेगा? रोटी में जो उसको फैटी एसिड मिलेगा, वसा मिलेगी, उसी का इस्तेमाल कोशिकाएं करेंगी। सीधा रोटी का इस्तेमाल कोशिकाएं नहीं करेंगी। तो पाचन क्या है? जैसे समझ लीजिएगा गेहूं को आटा की चक्की पीस देती है, आटा की चक्की पीस करके हमारे अनुकूल बनाती है, वैसे रोटी को पीस करके हमारी पाचन क्रियाएं कोशिकाओं के अनुकूल बनाती हैं। तो पाचन क्या है? पाचन क्रिया जल की आवश्यकता होती, बिना जल के पाचन नहीं होता। इसीलिए जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी पाचन क्रिया हमेशा डैमेज रहती है। एक बात नोट कर लीजिएगा, उनका पेट कभी ठीक नहीं रहता कम पानी पीने वालों का, क्योंकि जल की आवश्यकता पाचन के लिए होती है और एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक बात यहाँ हम आपको और बता दें कि जहाँ एंजाइम नहीं होगा वहाँ पाचन संभव नहीं है। तो क्लियर रखिएगा। अभी एंजाइम की परिभाषा हम आगे चल के देंगे। उपस्थिति में जटिल अणु हमने आपको बता दिया। जटिल अणु को सरल अणु, क्योंकि सरल अणु में क्योंकि हमारी कोशिकाओं को भोजन चाहिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लें, ठीक है, पाचन क्रिया। अब हम लोग एंजाइम देख लेते हैं क्या होता है। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? यह एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है। जैव रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है और पाचन में सहयोगी होता है। पाचन में सहयोगी होता है। ओके, अब कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तो एंजाइम भी आपने देख लिया कि जैव रासायनिक पदार्थ प्रोटीन का बना होता है, पाचन क्रिया को संपन्न करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा करके आगे बढ़ने का प्रयास करें और आपको एक उदाहरण के माध्यम से जटिल और सरल अणु की हम परिभाषा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं जटिल और यहाँ लिख दे रहे हैं सरल। ओके, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा चावल हमने खाया, ठीक है, तो चावल से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिल गया हमको। ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट कई भागों में टूटा तो ग्लूकोज बन गया। ओके, आपको समझ, आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। आपने कहा कि हमने रोटी खाई, रोटी से आपको दोस्तों वसा मिल गई और वसा किस में बदल गई? फैटी एसिड में बदल गई। फैटी एसिड में बदल गई। अब आपने कहा कि आपने दाल खाई, ठीक है, आपने दाल खा लिया, दाल से आपको प्रोटीन प्राप्त हो गया। अब प्रोटीन का सरल अणु क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल होता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से प्रश्न कैसे बन रहा है हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले वसा का सबसे छोटा अणु क्या होता है? तो फैटी एसिड होता है। आपसे कोई पूछ ले प्रोटीन का सबसे छोटा अणु क्या होता है? तो प्रोटीन का सबसे छोटा अणु अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अब इसी को पलट दीजिए एक बार आप। आपसे पूछ ले अमीनो अम्ल एकत्र होकर के क्या बनाते हैं? तो अमीनो अम्ल, जब कई अमीनो अम्ल इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा।
कई ढेर सारे फैटी एसिड इकट्ठा हो जाएंगे तो वसा हो जाएगा, और ग्लूकोज जब ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यानी हमारा शरीर चावल खाता है भाई, गेहूं नहीं खाता। क्यों? क्योंकि गेहूं, सॉरी यहाँ धान लिख दीजिए, धान हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं है। हम क्या नहीं खा पाएंगे? हम गेहूं नहीं खा पाएंगे। गेहूं क्योंकि हमने अनुकूल बनाया अपने, तो हमने चावल ग्रहण कर लिया, और हमारी पाचन क्रियाएं अब इसको तोड़ना शुरू करती हैं, तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में बदल देती हैं। अब इसको रोटी खाया, तोड़ तोड़ के फैटी एसिड में बदल देती हैं, और तोड़ के अमीनो अम्ल में बदल देती हैं। अब इसी का इस्तेमाल कौन करेगा? अब इसी का इस्तेमाल हमारी पूरी कोशिकाएं करेंगी। ये क्लियर हो गया होगा, पूरा विश्वास है हमको। अब इसके बाद हम लोग वही अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि पूरा जो पाचन क्रिया होती है वह कितने चरणों में होती है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वीडियो बैक करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप बेस है, समझ लीजिएगा, एकदम बेस इसको समझ लिए तो पूरी पाचन क्रिया क्यों होती है, आटा की चक्की क्यों चलाई जाती है, राइस मिल क्यों चलाई जाती है, हमारे अनुकूल बनाने के लिए तो पाचन क्रिया क्यों चलाई जाती है, रोटी को, चावल को, लड्डू को, रसगुल्ले को, केले को, सेब को कोशिकाओं के अनुकूल बनाने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दें। जैसे आपने देखा होगा जब किसी का पेट खराब होता है तो क्या करता है? तो उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है। दुबला पतला नहीं भी होता है तो वो कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़वा दीजिए, हाँफने लगेंगे। कोई भी काम करने के लिए कह दीजिए, हाँफने लगेंगे। क्योंकि खाते तो हैं लेकिन उनकी पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती है, जिससे क्या वसा का निर्माण नहीं हो पाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, अमीनो अम्ल का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है, और बिना पचित भोजन ही बाहर निकल जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिकाएं काम करती हैं। कोशिकाओं को काम करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ें आपको पता है, पाचन क्रियाएं। दोस्तों क्या होता है, पाचन की क्रिया संपन्न कैसे होती है इसको आप देख लें। पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, पांचवा होता है बहिर्गमन। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। ये कई बार, एक बार नहीं कई बार ये बड़े एग्जामों में पीसीएस में भी पूछा है, आईएएस में पूछा है। इसका क्रम दे देता है। क्रम इसका क्या होता है तो आप इसको याद कर सकते हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्गमन, यह इसका 5 चरण होता है। 5 चरण में हमारा पूरा जो भोजन अंदर लेते हैं निपट जाता है इसी 5 चरण के अंतर्गत। तो यही 5 चरण अगर समझ लेंगे तो पूरा पाचन क्रिया जो अगला वीडियो बनेगा उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ी सी परिभाषा टाइप की। ज़्यादा आज केवल बेस तैयार करने का मन है हमारा कि आपका बेस तैयार हो जाए, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो ऊब हो जाती उसमें। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं। अब रोटी का टुकड़ा लेते, एक चित्र यहाँ बना लिया जाए, ऐसे एक चित्र बना लिया जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। चित्र हम बना लेते हैं ऐसे करके, ऐसे बना लें, ऐसे, फिर ऐसे करके चित्र बनता है। ये थोड़ा समझ लीजिएगा आप। ऐसे, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे करके बन जाता है। एक चित्र के माध्यम से अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। अब दोस्तों समझिए आप, जैसे हो गया मुख, अंतःग्रहण का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना। चित्र शायद दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छा चित्र नहीं होगा।
अंतः ग्रहण का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना, यानी हम रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं, ऐसे मुंह में, ये समझ लिए मुंह बना हुआ है, तो मुंह में रखते हैं और मुंह में रखते ही आपको पता होगा मुंह से लार निकलती है और लार में एंजाइम पाया जाता है, और जहां एंजाइम पाया जाता है वहीं पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो मुख से ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी मुख में रखना क्या कहलाता है? मुख को इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं। जैसे आप मुख के अंदर रखे, पाचन शुरू। अगली प्रक्रिया क्या आएगी? पाचन। अब दोस्तों आपको पता है यहां से भोजन ग्रास नली से होकर के अमाशय में आता है। अमाशय ऐसे एक रचना होती, अमाशय में आता है। अमाशय के पश्चात छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत तक मुंह से शुरू होकर, मुंह से फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत तक भोजन पच जाता है। यानी पूरा भोजन यहां शुरू हुआ, आया छोटी आंत में भोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक। अगला चरण क्या होता है? पहला हो गया, दूसरा हो गया। अगला चरण होता है अवशोषण का। अवशोषण क्या होता है दोस्तों? जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी रोटी कई टुकड़ों में विभाजित हो करके क्या अब फैटी एसिड में बदल गई। फैटी एसिड, उसी फैटी एसिड को अवशोषित करेगा। हम दाल खा लिए, दाल प्रोटीन में बदली और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गया, उसी अमीनो अम्ल को निकाल लिया। अब क्या हुआ? अब दोस्तों यही रक्त जो हमारा होता है, ब्लड ही हमारा छोटी आंत से भोजन को अवशोषित करने लगता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखने लगता है, और सोख के कहाँ लेकर के जाता है? कोशिकाओं के पास लेकर के जाता है और कहता है देखिए हम आपके लिए भोजन लेके आ गए। यानी अब आपको समझ में आया कि जैसे आप गेहूं नहीं खा सकते हैं सीधा रोटी आप पहचानते हैं, वैसे हमारी कोशिकाएं रोटी को नहीं पहचानती हैं। किसको पहचानती हैं? वो एमिनो अम्ल को पहचानती हैं, कार्बोहाइड्रेट को पहचानती हैं। ये समझ में आया? ग्लूकोज को पहचानती हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा और ग्लूकोज ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देना प्रारंभ कर देगा। अब इसको थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। यानी रक्त के द्वारा, जितना हमारा रक्त के द्वारा भाई पूछ ले कभी आपसे प्रश्न कि भोजन का अवशोषण, दवा का अवशोषण, दारू का अवशोषण, जहर का अवशोषण, जो कुछ भी हम खाते हैं सब कुछ सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। रक्त अवशोषित करके ले जाकर के कोशिकाओं को दे देता है और बोलता है देखिए हम आपके लिए भोजन लेकर के आ गए। यानी पूरी पाचन प्रक्रिया किसके लिए हुई? कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए, कोशिकाओं को। क्लियर हुआ? आप समझिए। ठीक है, अवशोषण हो गया, क्लियर हो गया। एक उदाहरण यहां हम आपको देना चाहेंगे, एक उदाहरण बस जल्दी से। जब कोई धावक दौड़ रहा होता है, जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। ग्लूकॉन डी पी लेते हैं क्योंकि उसको पचाना नहीं है, वो ग्लूकोज ही है जो ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज ही है वो। और जैसे हम पीते हैं तुरंत पचना नहीं है उसको, तुरंत रक्त उसको अवशोषित करता है और कहां भेज देता है? कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं के फट से ऊर्जा मिलती है और फिर से हम काम करने लगते हैं। कभी देखिए खिलाड़ी हो या फुटबॉलर हो या कोई भी खिलाड़ी हो, खेल रहा होता है, धावक दौड़ रहा होता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। और जिसका डाइजेशन खराब होता है, जो मरीज होता है, उसको देखिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वो भाई क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई नाक, आंख, मुंह, कान सब कुछ तो कोशिका ही है ना, तो रक्त के माध्यम से ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
अब यही जब अवशोषण करके पूरा पदार्थ पहुंचा देता है कोशिका के पास, तो कोशिका के पास पहुंच जाता है और रक्त बोलता है कुंडी खोलो भाई, हम आ गए। तो कोशिका बोलती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ, कुंडी मत खड़काओ, सीधा लेकर के आ जाओ, हम एटीपी का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। यानी सब कुछ मटेरियल पहुंच गया कोशिका के पास। अब कोशिका ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ऊर्जा घर पढ़े हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया ने फट से ऊर्जा में तब्दील कर दिया और हमारा शरीर काम करने लगा। यानी अवशोषित किया हुआ पदार्थ एटीपी के रूप में निर्माण करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोशिका हमारे पदार्थों का इस्तेमाल शुरू कर देता है तो उसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, अब अगला चरण आता है, आखिरी चरण आता है बहिर्गमन का। यानी बहुत से ऐसे जटिल पदार्थ होते हैं जो सरल पदार्थ में टूट नहीं पाते हैं, तो क्या छोटी आंत से वो बड़ी आंत में चले जाएंगे, बड़ी आंत में जाकर के मलाशय में एकत्र हो जाएंगे और समय के साथ वो बाहर निकल जाएंगे। यानी पाचन की प्रक्रिया, पाचन का आधार हमने आपको बताया है, पाचन का आधार बताया है। अब अगले वीडियो में यानी कल हम आपको बताने वाले हैं कि मुख में कौन कौन सी लार होती है, अमाशय में कौन कौन सी लार होती है, कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जब भूख लगती है पेट में चूहा लौटता है, क्यों लौटता है, हम इन सब बातों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज केवल हमारा उद्देश्य था आपको थोड़ा सा पाचन का बेस बताना। अगले वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ये मत समझिएगा कि यहाँ से क्या नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आता है। आप जब वीडियो को एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से आपको एक नहीं, कम से कम खुद बनाएंगे तो 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा और आप बना के देखिएगा। ठीक है, बना के देखिएगा दोस्तों। तो आपसे आज हम विदा ले रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलते हैं विस्तार के साथ। जय हिंद, नमस्कार।